हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है लॉजिक साइंस स्टडी पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफआईआर क्या होता है। यानी आज जो इस वीडियो में बात करेंगे वो टॉपिक है एफआईआर क्या होता है। और इसके बाद बात करेंगे कि ज़मानत क्या होता है, अग्रिम ज़मानत क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें कि एफआईआर क्या होती है। ठीक है, तो इसमें जो देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस पे एफआईआर जो है दिया हुआ, एफआईआर का जो फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। उसके बाद है किसी भी घटना की लिखित सूचना जो पुलिस को दी जाती है उसे ही क्या बोलते हैं, प्राथमिकी कहते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं एफआईआर बोलते हैं और इसी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिकी बोलते हैं। ठीक है ना। तो एफआईआर का फुल फॉर्म हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। और ये क्या होता है कि किसी भी घटना की लिखित के रूप में, ठीक है, लिखित के रूप में सूचना जो है किसको देते हैं, पुलिस को दी जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्राथमिकी यानी एफआईआर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे जब एफआईआर जब मतलब कर दिया जाता है उसके बाद क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद केस डायरी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो केस डायरी जो होता है वो एफआईआर के आधार पर, जो आपने एफआईआर दर्ज की है उसके आधार पर पुलिस जब घटना की जांच करती है, जब इस चीज़ का जांच जब की जाती है तो सही तथ्यों को एक जगह इकट्ठा करती है। जो चीज़ें सही होती है उस चीज़ को इकट्ठा करती है और उसी बात को जो है सो अपने डायरी में नोट करते हैं, उसी को बोला जाता है केस डायरी। और ये जो होता है एक बहुत बड़ा सबूत होता है। ठीक है, इसके लिए तो केस डायरी क्या होती है, सिंपल सी बात है कि केस डायरी वो होती है जो एफआईआर के आधार पर जो पुलिस जांच करती है, उस जांच के बारे में जो सही तथ्य पता चलती है उस सही तथ्य को जैसे डायरी में नोट किया जाता है और ये क्या होती है, एक बड़ा सबूत होती है। चलिए इसी में एक पॉइंट है कि पुलिस इसी केस को, जैसे कि आपको तथ्य जो पता चला उसी में क्या होती है कि पुलिस रिश्वत लेकर इसी केस डायरी में कम तथ्यों को लिख देती है, जिस कारण पता चलता है कि केस कमज़ोर हो जाता है। यानी जो हकीकत भी रहता है उस चीज़ को माइनस करने के लिए इस तरह के प्रयास से रिश्वत के कारण जो है सो उस केस को कमज़ोर कर दिया जाता है। ठीक है, पुलिस के द्वारा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। आगे है चार्ज शीट के बारे में बात करेंगे। चार्ज शीट क्या होता है, चार्ज शीट को बोलते हैं हिंदी में आरोप पत्र बोलते हैं। ये क्या होती है इसके अंदर बात करेंगे। इसमें आईपीसी की धाराएं लिखी होती है। ये जो चार्ज शीट होती है इसमें आईपीसी की धाराएं लिखी गई रहती है और जिस आधार पर मुकदमा चलाया जाता है, जिस आधार पर केस जो चलती है वो आईपीसी की धाराएं लिखी जाती है। चार्ज शीट फाइल होने के बाद मुकदमा कोर्ट में चला जाता है। ठीक है, जब चार्ज शीट आपका फाइल हो जाएगा तब ये मुकदमा जो है वो कहाँ चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा। उसके बारे में उससे पहले हम बात करेंगे आईपीसी। आईपीसी होता क्या है, तो आईपीसी जो है ये आईपीसी एक आपका होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड होता है। क्या होता है, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड होता है। इंडियन पेनल कोड जो है 1861 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड केनिंग के समय, ठीक है, 1861 के एक्ट के समय जो है लॉर्ड केनिंग के समय जो है इसे अपराध की परिभाषा दी गई थी इसमें। ठीक है, तो ये होता है आईपीसी इंडियन पेनल कोड होती है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे सीआरपीसी बात करेंगे। सीआरपीसी सुने ही होंगे, सीआरपीसी क्या होता है उसके अंदर। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है सीआरपीसी का फुल फॉर्म। इसमें क्या होती है कि इसमें अपराध के बाद अपराध के बदले जो अपराध उसने किया है उस अपराध के बदले कितना दंड दिया जाएगा, इस चीज़ का चर्चा सीआरपीसी में ही होती है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में होती है। इसकी चर्चा जो है सो इसी में रहती है, सीआरपीसी में रहती है। और ये जो है सो न्यायालय की प्रक्रिया को बताता है। ये क्या होती है, न्यायालय की प्रक्रिया को बताता है सीआरपीसी। ठीक है, उसके बाद आगे अगला पॉइंट पे हम बात करेंगे, ये प्रमुख धाराएं हैं। ठीक है, जो प्रमुख धारा है उसके बारे में देख लेते हैं। धारा 34 जो है वो सामूहिक अपराध से संबंधित है। धारा 201 जो है सबूत मिटाने से संबंधित है। धारा 302 जो है हत्या से संबंधित है। धारा 304 जो है लापरवाही से हत्या से संबंधित है। और धारा 307 जो है हत्या की कोशिश की जाती है उसके से संबंधित धारा 307। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश से है। धारा 312 जो है से गर्भपात से संबंधित है। धारा 315 जो है से आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये धारा 315 है।
उसके बाद है धारा 365 जो है से अपहरण है, और धारा 376 जो है वो क्या है, रेप है। धारा 376 का बी में बात करेंगे तो गैंग रेप होता है। धारा 379 की बात करेंगे तो चोरी होती है जिसमें 4 व्यक्ति से कम होनी चाहिए, तो धारा 379 लगती है वहाँ पे। अगर 4 व्यक्ति से अगर ज़्यादा अगर रहता है तो उसको डकैती बोलते हैं, और धारा वहाँ पे 395 लगता है। धारा 396 की बात करेंगे तो डकैती के दौरान अगर हत्या कर दी जाती है तो वहाँ पे धारा 396 लगती है। अगर कोई छल करती है तो धारा वहाँ पे 415 लगती है। किसी के साथ अगर धोखा अगर किया जाता है तो वहाँ पे 420 लगती है। उसके बाद धारा 444 जो है दूसरी विवाह के लिए धारा 444 लगती है। उसके बाद धारा 497 जो है इसको जो है से व्यय विचार है, इसे अभी जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। और ये जो ऐसे 497 जो था ये शादीशुदा महिलाओं के साथ संबंध रखने पर ये जो है सो लगाया जाता था, धारा 497। अब आगे हम बात करेंगे कि धारा 166 के ए के बारे में बात करेंगे। तो धारा 166 ए में क्या है, तो एफआईआर न लिखने पर इसका प्रयोग जो है से पुलिस के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, एफआईआर 166 में एफआईआर अगर आपने अगर करने के लिए देते हैं मतलब जाते हैं, अगर एफआईआर अगर पुलिस अगर नहीं लिखती है नहीं लेती है तो वहाँ पे उसके पुलिस के विरुद्ध जो है सो इससे धारा 166 ए के तहत जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखता है तो दूसरे पुलिस स्टेशन से एफआईआर लिखवाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जीरो एफआईआर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जीरो एफआईआर किसको बोलते हैं, जब एफआईआर न लिखने पर इसका प्रयोग पुलिस के विरुद्ध किया जाता है जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखता है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन से एफआईआर लिखवाया जाता है जिसे जीरो एफआईआर कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अगला पॉइंट ये है कि सीधे अगर चाहेंगे तो हम कोर्ट में भी जा कर के एफआईआर लिखवाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपका मतलब नहीं लिखा जा रहा है, एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है सो आप डायरेक्ट कोर्ट में भी जाकर एफआईआर लिखवाया जाता है। और ये जो है सो पुलिस के विरुद्ध जो है सो ये धारा 166 ए के तहत जो है सो आप दूसरे पुलिस स्टेशन से एफआईआर लिखवाया जा सकता है, जिसे ही जीरो एफआईआर कहते हैं। आगे बात करेंगे जमानत क्या होता है, बेल। ठीक है, जमानत जो होती है गिरफ्तारी के बाद, जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद कोर्ट में रिहाई के लिए अपील करता है। ठीक है, रिहाई के लिए अपील करता है ताकि वह वकील के माध्यम से केस लड़ सके। यानी बेल लिया जाता है, जमानत इसलिए मांगा जाता है ताकि वो वकील के माध्यम से क्या हो, केस लड़ सके। जमानत लेने के लिए 2 गवाह, ध्यान दीजिएगा, जमानत लेने के लिए 2 गवाह गारंटर के रूप में होनी चाहिए तथा कुछ धनराशि जो है सो सिक्योरिटी के रूप में जो है सो जमा जो है सो करना होता है। ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में कुछ राशि जो है वो क्या होती है, जमा करनी होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि जघन्य अपराध में, ठीक है, जघन्य अपराध में जमानत कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। अगर मतलब ऐसा कुछ है कि जिसमें काफ़ी मतलब ऐसी कंडीशन है जिसमें कि मतलब उसमें अगर कोई जघन्य अपराध है तो वहाँ पे क्या होती है कि जमानत जो है सो कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाती, यानी जमानत रद्द कर दिया जाता है। अब आगे बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं अग्रिम जमानत बोलते हैं। अग्रिम जमानत का मतलब होता है गिरफ्तारी से पहले ही, ठीक है, गिरफ्तारी से पहले लिया गया जमानत अग्रिम जमानत कहलाता है। ठीक है, उसी को एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। जो किसी व्यक्ति की अगर लग रहा है कि गिरफ्तारी अगर उसका होने वाला है तो उससे पहले उसने क्या किया रहता है, एंटीसिपेटरी बेल जो है सो मतलब ले लेता है, जिसके कारण जो है सो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। चलिए आगे बात करेंगे न्यायिक हिरासत के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिमांड के बारे में बात करेंगे। जुडिशियल रिमांड क्या होती है, ये न्यायिक हिरासत की जमानत खारिज होने, अगर मतलब जमानत जैसे कि बेल खारिज हो जाता है तो उस पर क्या होती है कि जज व्यक्ति को जेल भेज देते हैं। क्या जेल भेज देने के बाद क्या होती है, उसके बाद किंतु लेकिन यहाँ पे जो है न्यायिक हिरासत में पुलिस जो है उससे पूछताछ नहीं कर सकते। जिसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया जाता है उससे पुलिस जो है पूछताछ नहीं करती है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है कि पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड क्या होती है, पुलिस रिमांड होती है जेल में बंद व्यक्ति से पूछताछ के लिए, ठीक है, कोर्ट के अनुमति से व्यक्ति को 14 दिन के लिए जैसे पुलिस को सौंप देते हैं। यानी पुलिस रिमांड में ये होता है कि जो जेल में जो बंद व्यक्ति है उसे पूछताछ के लिए कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है, और वहाँ पे कोर्ट अनुमति देती है 14 दिन के लिए पुलिस को सौंप देते हैं, जिसे बोलते हैं पुलिस रिमांड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुलिस रिमांड बोलते हैं उसी चीज़ को, 14 दिन के लिए पुलिस को सौंप देती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पुलिस रिमांड। चलिए हम आगे अब बात करेंगे। अब बात करेंगे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम जो है सो धारा 66, 67,
67 है। 67 बी के तहत जब कोई व्यक्ति किसी फोटो या वीडियो का दुरुपयोग करता है तो इन धाराओं के विरुद्ध उस पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, ये कितना है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है धारा 66, 67, 67 67 बी आती है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे कि धारा 144 जो है, सो धारा 144 के तहत व्यक्ति को समूह में इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। जहाँ पे 144 धारा लग जाती है वहाँ पे जो है से व्यक्ति को जो है से इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है समूह के रूप में। ठीक है, ग्रुप के रूप में जो है वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, धारा 144 जहाँ पे लग जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।